नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम इतिहास के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे। उसी में देखा था कि सर आप हमें ईसा और ईसा पूर्व में क्या अंतर है उसको समझाइए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो हम साथियों उसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और उसी को क्लियर करेंगे। साथियों, ये कॉन्सेप्ट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि क्लियर नहीं होगा और अपने को समझ नहीं आएगा। एक एक गलत फहमी रहती है माइंड में कि हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। सब पल्ले पड़ेगा। आप बाबा के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतिहास हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं चीजों को, तो इसलिए सभी कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। साथियों, मैं बता दूं थोड़ी देर के लिए कि हम इतिहास को किसी सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं। हम विषय को कवर कर रहे हैं। विषय को कवर कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि जो भी मध्य प्रदेश हुआ, भारत हुआ, मतलब इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हुआ, पीएससी, यूपीएससी या अदर राज्यों की पीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो या व्यापम का एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेंगे। क्योंकि हम किसी बोला ना, हमने सिलेबस को कवर नहीं कर रहे हैं, हम विषय को कवर कर रहे हैं। तो विषय में विषयवार चर्चा करेंगे, हर हर आयाम पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक से संबंधित तो हम पुरानी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी चर्चा करेंगे। एकदम विस्तार से समझेंगे, इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? तो हम अभी बात करेंगे ईसा और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, बस समझिएगा। क्योंकि हमने कई बार दोस्तों से चर्चा की है कि यार थोड़ा सा हमें बता दो भाई, ईसा और ईसा पूर्व होता क्या है। तो भाई ये बोलते हैं कि सर हमने तो सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इतिहास भी पूरा पढ़ लिया, पर पल्ले ये नहीं पढ़ा कि ईसा और ईसा पूर्व क्या होता है। तो मैंने अंदाज लगाया मन की अब पल्ले पढ़ना चाहिए सभी को और पता लगना चाहिए कि ईसा और ईसा पूर्व क्या होता है। तो उसी को हम समझते हैं, देखिएगा। अब ईसा और ईसा पूर्व क्या है, मान ली जाए, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यहां अपन ने मान लिया जीरो जीरो, जैसे कि इस शब्द में लिखा है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व सबसे पहले आपको पता होगा कि इतिहास लिखने का काम किसने किया था। यूरोप, मतलब यूरोपियों ने किया था, मतलब अंग्रेजों ने किया था। तो वही अंग्रेजी कौन था? कौन था? एक ब्रिटिश ब्रिटिश वैज्ञानिक था, ब्रिटेन साइड का था, मतलब यूरोपी था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? इतिहास लिखने का काम किया। उसका नाम क्या बताया था उस महाराज का? हमने उस महाराज का नाम बताया था हेरोडोट्स। तो हेरोडोट्स ने सबसे पहले इतिहास को लिखने का काम किया। अब भाई इतिहास को लिखने का काम किया तो उसके मन में विचार आया कि यार मैं इतिहास तो लिख रहा हूं, लेकिन लिखूं तो कैसे लिखूं और कहां से लिखूं। तो अब उसने सोचा कि यार लिखे तो अपन ऐसा एक क्रम तो बनाए। क्रम बनाए तो कैसे बनाए? क्रम बनाए, अपन अपने भगवान के जन्म को मान लेते, यानी कि प्रभु यीशु के जन्म को वो तारीख मान लेते हैं कि यहीं से इतिहास शुरू हुआ है। लेकिन उस गधे को पता नहीं था कि प्रभु यीशु की माँ भी थी, यानी कि उससे पहले भी समय चल रहा होगा। और उस मूर्ख को यह भी पता नहीं था, क्योंकि उससे पहले सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता जैसी चीजें भी हुई होगी। तो उनने, मतलब उसको ये पता नहीं था, बस पता ये था कि प्रभु उसी यीशु का जन्म हो गया, यहीं से हमारा कैलेंडर शुरू हो जाता है और यहीं से हम इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं। यानी मैं नहीं बोल रहा हूं, वो हेरोडोट से बोलता है, जिसने इतिहास को सबसे पहले लिखने का काम किया था। तो अब मैं तो ये बोलूंगा, अगर मेरे हिसाब से इतिहास लिखा जाता तो मैं तो ये बोलता डायरेक्ट, क्या बोलता भाई, मेरे बजरंग बली का जन्म कब से हुआ, मैं वहीं से मानूंगा इतिहास को। तो सबका अपना अलग अलग मत है, लेकिन उस मत, सभी के मत को एक ध्यान में रखकर जो आगे उस चीज को नाम दिया गया, मतलब उस शब्द को नाम बदल कर क्या नाम कर दिया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म की घटना कहां पर हुई थी? जीरो, मतलब जीरो माना है। जीरो कोई संख्या नहीं होती है। यहां पर हमने मान लिया, उदाहरण के लिए एक मान लिया, यानी कि ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। किसकी? ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम बोलते हैं ईसा पूर्व। और ईसवी किसे बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। मतलब कि इस जीरो के पहले की घटना को क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। और इसके बाद की घटना को क्या बोलेंगे? ईसवी। क्या बोलेंगे? ईसवी बोलेंगे। अब सर इसमें क्या अंतर है ईसा और ईसा पूर्व? अगर हम उदाहरण के लिए इस जीरो से इधर जाएंगे तो संख्या क्या होगी? घटेगी। मतलब कि हम देखेंगे धीरे धीरे क्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे। मान ली जाए कभी 5000 ईस्वी ईसा पूर्व का समय, तो हम आएंगे फिर 1000 पे, यानी कि घट रही। फिर आएंगे 500 पे, फिर आएंगे 100 पे, यानी कि धीरे धीरे कैसी संख्या दिखेगी? घटते क्रम में। ईसा पूर्व में हमेशा संख्या घटते क्रम में होती है, यानी कि एक
बड़ी तिथि से हम छोटी तिथि के यानी कि इस पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पर आने की कोशिश करें? ईसा मसीह का जन्म के समय वाली तिथि पर आने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले हमने बताया कि ईसा मसीह की माँ भी होगी, तो माँ का भी तो जन्म हुआ होगा। तो उसी चीज को समझ रहे हैं कि एक बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की तरफ आने का प्रयास करते हैं, मतलब आ रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, यानी कि ये संख्या चलेगी घटते क्रम में। कैसे चलेगी? घटते क्रम में। अब भैया हम देखते हैं ईसवी वाला। तो ईसवी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्लस में चलती है, यानी कि ये कैसे चलती? 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे प्लस में संख्या होगी, यानी कि संख्या होगी बढ़ते क्रम में। यहां पर क्या होगी? घटते क्रम में संख्या चलेगी, यहां चलेगी बढ़ते क्रम में। मतलब ईसा पूर्व में चलेगी घटते क्रम में संख्या और ईसवी में चलेगी बढ़ते क्रम में संख्या। उदाहरण के लिए, तो उन्होंने जब ईसा मसीह के जन्म से माना तो उसको क्या नाम दिया? बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्रिस्ट नाम दिया। तो उन्होंने, किसने दिया? ये दिया यूरोपियों ने, कि यार हमारे प्रभु यीशु का जन्म यहाँ हुआ तो इस घटना को हम देंगे बिफोर, यानी कि आफ्टर, बिफोर क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनों का भगवान है, क्या नाम है? ईसा मसीह, उनके जन्म से माना। तो फिर भैया अब उसको मान लिया उन्होंने। इसके बाद ईस्वी को एनो डोमिनी। अब भैया कुछ कुछ ऐसे बाबा होंगे, कुछ मतलब इतिहास को सभी ने अपने अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया, पढ़ाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। लेकिन लोगों में हो गया मतभेद। मतभेद क्या हो गया कि यार हम क्यों अंग्रेजों को कैलेंडर के हिसाब से चले? अब ये मूर्ख हमें सिखाएंगे कि ईसा पूर्व क्या होती है, ईस्वी क्या होती है, हम नहीं मानते हैं इस बात को। तो उन्होंने ऐसा किया। तो अब जब अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए, अपने अपने हिसाब से चलने लगे, तो अगर ऐसा अगर चलता तो इतिहास का तो खिचड़ा बन जाता है, एकदम रायता फैल जाता, कोई मतलब नहीं होता, कोई सिमेट भी नहीं पाता। तो उन्होंने कहा यार अपन एक मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता ये करते हैं कि ना तो आपको बुरा लगे, कोई ना बजरंग बली को माने, कोई ना ईसा मसीह को माने, और हमारे जैसे कोई ना बाबा को माने। तो क्या मानते हैं कि अपन एक ऐसा ऐसा शब्द देखते हैं जो किसी को बुरा भी नहीं लगे, अपन उसको मान भी सके और आराम से बोल भी सके। तो उन्होंने बिफोर क्राइस्ट को चेंज करके क्या दे दिया? BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और इस ये एडी को नाम दे दिया एनो, मतलब कॉमन एरा। ये नाम उनको बदल कर नाम दे दिया, मतलब इन नाम को उन्होंने चेंज कर दिया। ये एनो डोमिनी को नाम बदल कर क्या कर दिया? कॉमन एरा बोलेंगे भैया। हम क्या बोलेंगे? हम नहीं बोल रहे ईसा मसीह के जन्म वाली घटना, ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम तो सिंपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिफोर कॉमन एरा बोलेंगे, इधर बोल देंगे कॉमन एरा। ये उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट था। अब भैया अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से ये बोल दिया, और ये एनसीईआरटी ने भी प्रूव कर दिया। एनसीईआरटी बताती कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि हम अब बोलेंगे BC को बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा, और AD को बोलेंगे CE, मतलब कॉमन एरा। अब कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ आएगी कैसे ये घटते क्रम में चलती है और कैसे ये बढ़ते क्रम में चलती है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने निकाल कर, अच्छे से आपको अच्छे से समझ आएगा, देखिएगा। और वो याद करने लायक भी चीजें हैं। जैसे कि हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि देखते हैं हम, उसमें क्या होता है कि 2500 से 2500 ईसा पूर्व से, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व वाला समय लगभग, मतलब ये कहां का समय? यहाँ इस बिंदु वाला समय, ये इस समय जहां पर ये समय तिथि चल रही होगा कैलेंडर, तो इस समय अवधि की बात चलती है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। अब भैया ये कैसे चल रहा है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, मतलब कि कैसा चल रहा है? घटते क्रम चल रहा है। देखो आप 2500 अगर बढ़ते क्रम चलता तो क्या आता? 2500 के बाद में 3000 आता, लेकिन क्या चला है यहाँ पर? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अब इसका अगर समयावधि देखी तो ये कितने समय तक रही होगी? लगभग लगभग देखिएगा, समयावधि रही है इसकी 2500 में से 1750 माइनस करेंगे तो लगभग लगभग इसमें आएगा 750, यानी कि 750 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। अब भैया ये हमने देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता। और अच्छी एग्जांपल के लिए देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं हम उदाहरण के लिए। अब हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म, यानी गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी में, कितने ईसा पूर्व में? 563 ईसा पूर्व में। अब भैया 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, तो अब उनको मृत्यु कब होती है? 483 ईस्वी में।
483 ईस्वी। देखो अब इसमें भी 563 से संख्या किधर आ रही, माइनस की ओर। किधर आ रही, माइनस की ओर। 563 से संख्या आ रही माइनस की ओर, मतलब 483 तक। अगर बढ़ती तो क्या आता, 565 आता, बिल्कुल आता नहीं। तो अब इसका क्या समय रहेगा, अपन अब इसका समय देख लेते हैं। तो ये लगभग इनका समय अवधि रही थी, अपन माइनस कर लेते हैं उदाहरण के लिए कि 413, 483, 0, 16, 8 और 0, यानी कि लगभग 80 वर्ष इसका आंसर आ रहा है कि 80 वर्ष की समय अवधि उनकी रही थी जीवन काल की। अब भैया हम और देख लेते हैं, महावीर स्वामी का देख लेते हैं। ये हो गया अपने गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब उनकी मृत्यु होती है 468 में, 468। अब इसको माइनस करते हैं 2, जिसके बाद में 14 में से 6 गया 7, 8, 7, ये लो 72 वर्ष इनकी समय अवधि आ गई। तो ऐसे मतलब कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है, बड़ी संख्या की से छोटी संख्या। अब ये समय अवधि कहाँ की रही होगी, ये यहाँ की रही होगी, मतलब ये यहाँ की समय अवधि रहेगी कि इस समय के आसपास किसका जन्म हुआ होगा, महावीर स्वामी का जन्म होगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ होगा। अब और देख लेते हैं अपन चंद्रगुप्त मौर्य का, कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय भी ऐसा, जैसे कि उनमें 322 में वो राजा बने, 322 ईसा पूर्व। कहाँ तक चले, तो वो चले 322 से उनका समय अवधि रही थी 187 की, 187 ईसा पूर्व। जैसे कि अब बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि 322 से 187 मतलब कैसे चल रहा है, माइनस में चल रही है संख्या। बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि ये नीचे स्पष्ट हो रहा होगा, ये हम आ रहे हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। अब ये तो हमने किधर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने ईसा पूर्व का, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली तिथियों को हमने समझ लिया। अब भैया ईस्वी क्या होती है, ईस्वी में हमने पहले बताया कि ये संख्या कैसे चलती है, प्लस में चलती है। तो एक दो अच्छे उदाहरण देख लेते हैं, देखते हैं उदाहरण के लिए। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम तो सुना ही होगा, सहयोगिता। पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा, सहयोगिता। तो उनकी बहुत अच्छी एक दास्ता है, वो हम सुनाएंगे जब हम पढ़ेंगे चौहानों के बारे में, चौहान वंश के बारे में। पृथ्वीराज चौहान रंगपाल तोमर के वो क्या थे, नाती थे, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भाई अब हम देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान का समय तिथि रही थी 1176 ईस्वी से रही थी 1192। देखो अब उदाहरण के लिए यही स्पष्ट हो जाएगा, 1176 से 1192, मतलब कि अब समझने वाली बात क्या है कि ये संख्या कैसी 76 से बढ़ गई है, 92 हो गई है। यानी कि ये संख्या कैसी चलती है, ईस्वी वाली ये ईस्वी में था, ईस्वी भूलना नहीं है बच्चों, ईस्वी। तो ये संख्या किसी है, बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी अपने को। तो इनकी समय तिथि देखते हैं लगभग कितनी आएगी, लगभग 14 वर्ष तक इनका शासन रहा था, 14 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ये हो गई अपने पृथ्वीराज चौहान की तिथि, पृथ्वीराज राय पिथौरा की। अब दूसरा अपन एक और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो आपने मालवा के राजा परमार यानी कि राजा भोज का समय अवधि देख लेते हैं कि परमार राजा भोज का समय अवधि क्या रहा था। तो उनका समय अवधि रहा था 1010 से 1055। यह राजा भोज का समय अवधि, ये मालवा के सबसे प्रतापी राजा थे, राजा भोज, परमार राजा। तो इनका समय अवधि रही थी। अब इनका समय अवधि अपन आसानी से निकालते हैं, ये कब तक रहा था, लगभग 45 साल तक इनका कार्यकाल रहा था। ये कि 45 वर्ष तक इनका समय अवधि रही थी। ये मतलब अपने को सिर्फ राजाओं के समय अवधि नहीं बताना है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि अगर ईस्वी में चल रही कोई सी तिथि तो वह ईस्वी में क्या होगी, ईस्वी में प्लस यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की तरफ चलेगी। इसीलिए हमने इसका और समय और देख लेते हैं, दो चारों का और। जैसे कि अपन ने खिलजी वंश का नाम सुना होगा, गुलाम वंश का नाम सुना होगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी,
ये सभी इसमें गुलाम का देखें तो गुलामों का समय क्या रहा था, गुलाम वंश का समय रहा था 1206 से 1290, 1206 से 1290, ये इनकी समय अवधि रही थी। तो यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा था। लगभग कितने साल तक रहा था गुलाम वंश का समय अवधि? 84 ईयर, यानी कि 84 साल का इनका समय रहा था। ये गुलामों का हो गया। खिलजी का अगर देखते हैं तो खिलजी का रहता है 1290 से 1320 तक का इनका समय अवधि रही थी। तो ये किन की रही थी? खिलजियों की। तो खिलजियों की समय अवधि रही थी लगभग 30 वर्ष। तो ऐसे करके अपन समय अवधि देख सकते हैं। और भी अभी वर्तमान में देख लेते हैं कुछ थोड़ा, यानी कि 1857 की क्रांति को उठा लेते हैं कि 1857 की क्रांति 2023 में कितने वर्ष हुए। तो यहाँ लिख लिया अपन ने 1857 की क्रांति का समय, और ये इसको अपन ने जब बढ़ेगी तो संख्या अब अपन 2023 से ले लेते हैं इसको भी। तो 2023 में ये कितना साल हो गए 1857 की क्रांति को? बताइए आप सभी कमेंट में बताइए कि 1857 की क्रांति को 2023 में कितने साल हो गए। बताइएगा कितने साल हो गए। तो लगभग कितने साल हो जाएंगे, अपन इसको माइनस प्लस कर लेते हैं यही। लगभग अगर काट पीट का अपन आंसर निकालते हैं तो 166 वर्ष इसका आंसर आता है। तो इनको मतलब 1857 की क्रांति को अभी वर्तमान में कितना साल हो गए? तो 166 साल हो गया। अब एक और देख लेते हैं। 1947 में अपना देश आजाद हुआ। 1947 उदाहरण के लिए, तो 1947 में अपना देश आजाद हुआ। तो अब कितने साल हो गया उसको? तो 2023 में उसको लगभग कितने साल हो गए। तो अपन इसका समय अवधि निकालेंगे तो उसमें कितना समय आएगा? तो उसमें आएगा लगभग 76 साल। कितना आ गया? 76 साल। तो हमने इस प्रकार इसको एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश की कि ईसा और ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है, क्या एकदम सिंपल सा डिफरेंस होता है, उसको हमने एकदम विस्तार से अच्छे से समझ लिया। अब साथियों, अब हमको क्या करना है, इनको थोड़ा सा एक आध बार प्रैक्टिस करना है और सिंपल से समझना है आगे। अब हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।